हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुमन में। तो आज की जो क्लास रहने वाली है ये लास्ट क्लास है आपकी। कल आपके एग्ज़ाम है, कल 21 तारीख है और आपका एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम आपका इस बार उल्टा हो रहा है, यानी जो फर्स्ट पेपर है इस बार आपका ये सेकंड मीटिंग में होगा, यानी 2 बजे से होगा, ठीक है ना। और जो आपका सेकंड पेपर है आपका ये आपका 9:30 बजे आपका स्टार्ट होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, सेकंड पेपर आपका सुबह ही हो जाएगा और फर्स्ट पेपर आपका 2 बजे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, इस पर सब कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है ना। तो टाइम से अपने सेंटर पे जाइएगा, अपनी आईडी प्रूफ ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड ले लीजिएगा और बॉल पेन ले लीजिएगा अपना, और ब्लैक ब्लू का जो भी आपको रखना है, ठीक है ना। और आप बोतल का पानी ले जा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ले जा सकते। तो ध्यानपूर्वक अपने उस पे सेंटर पे पहुंच जाइएगा और इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि पहला पेपर जो है आपका सेकंड पेपर होने वाला है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं आज के क्लास की। तो जिन्होंने अभी तक भी नहीं देखी है तो जाकर पिछली जितनी भी क्लासेस मैंने करवाई हैं, आपकी 11 क्लासेस हो चुकी हैं और 11 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। 11 प्रैक्टिस सेट आप जाके एक दिन में भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो आपके पास अभी भी टाइम है, रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, ठीक है ना। और बात करें आज की, तो आज आपका फाइनल है, कंप्लीट हो जाएगा सारा का सारा आपका, ठीक है ना। तो ये क्लास आपको पता है, ये क्लास एसएसटी की है, सेकंड पेपर वाले बच्चों के लिए है, जो कि आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला है। तो ध्यान से सब कुछ पढ़ लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिए, जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, सब कुछ ख़त्म कर दीजिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना। बात करें अगले आज के क्लास की, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी इस क्लास से जोड़ लेंगे और लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत के लिए प्रसिद्ध था। तो ये उत्तर पश्चिम भारत के लिए क्या प्रसिद्ध था? कंबल प्रसिद्ध था, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम किसको कहते हैं? इन कंबलों को भंगीसी कहा जाता है, ठीक है ना। ये शब्द भी ध्यान में रखिएगा कि इन कंबलों को क्या कहते हैं? भंगीसी। उत्तर पश्चिम का मतलब है ये आपका, मान लीजिए ये आपका भारत है, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम, ये जो एरिया है, ये एरिया आपका क्या कहलाता है? उत्तर पश्चिम कहलाता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कंबल के लिए प्रसिद्ध है। और इस कंबल को और किस नाम से जाना जाता है? तो भिंगीसी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा एक था, एम्फोरा क्या था? तो एम्फोरा एक लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार था, ठीक है ना। ये जार है एम्फोरा, जो लंबा और दोनों तरफ ये लगा हुआ हत्था था, ठीक है ना। ये एक जार था, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे डैश नाम से बुलाते थे। तो इसे काला सोना के नाम से बुलाया जाता था, ठीक है ना। काली मिर्च को रोमन साम्राज्य में काला सोना के नाम से जाना जाता था। रोमन यानी जिसे हम यमन कहते हैं, यमन लोगों द्वारा इसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला के कारण इसे यमन प्रिया भी कहा जाता है। तो काली मिर्च को और किस नाम से जानते हैं? यमन प्रिया के नाम से। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, और रहट चरखे और आग्नेयास्त्रों का आविष्कार हुआ था। तो ये आपका हुआ था मध्यकाल में, 14वीं से 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ईस्वी में, ठीक है ना, शताब्दी में। तो बात करें यहाँ पे रहट और चरखे अग्नि शास्त्र, ये सब मध्यकालीन के हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा
में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के प्रशंसा में एक संस्कृत की प्रशस्ति पाई गई है। और प्रशस्ति क्या होता है? प्रशस्ति एक पत्थर को कहते हैं। तो एक प्रशस्ति जोधपुर में पाया गया है। इसे जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। यह शिलालेख संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इस शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का उल्लेख किया गया है। किसमें? संस्कृत में, ठीक है ना। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। तो ये जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था या राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय ना हो, तब ऐसा होता था। या फिर हिरण के शिकार करने या पुत्र के जन्म के लिए। तो ये पुत्र के जन्म के लिए ऐसा किया जाता था, ठीक है ना। राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या यहाँ पे ये है राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय हो या ना हो, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था, ठीक है ना। तो आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो उस टाइम नगरम कहा जाता था, ठीक है। जबकि उत्तर भारत में व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। तो श्रेणी उत्तर भारत में कहा जाता था और दक्षिण भारत में, यानी चोल आपके किस में थे? दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत में इसे नगरम कहा जाता था। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नाथ साहित्य का संबंध किससे है? तो नाथ साहित्य आपका बंगाली से संबंधित है, ठीक है ना। नाथ संप्रदाय से संबंधित साहित्य को नाथ साहित्य के नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय की स्थापना नाथ मुनि यानी मत्स्येंद्रनाथ, जिसे मत्स्येंद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता है, तो नाथ मुनि ने नाथ साहित्य की स्थापना की है, ठीक है ना। ये किससे? बंगाली भाषा से संबंधित है। यह क्या है? बंगाली भाषा है। अगला क्वेश्चन है खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे किस रूप में जाना गया? तो इसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन या इसे ही लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज्य 1929 के तहत के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के 26 जनवरी 1930 में, ठीक है ना। इसी टाइम से ही मनाना शुरू हो गया था हमारा स्वतंत्रता दिवस। यही कारण है कि हम 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बिग बियर एक उदाहरण है, यानी बिग बियर आपका क्या है? तो बिग बियर नक्षत्र मंडल का एक उदाहरण है। इसे सप्त ऋषि मंडल कहते हैं। तो बिग बियर को सप्त ऋषि मंडल भी कहते हैं। और जो है बिग बियर का उदाहरण क्या है? नक्षत्र मंडल, और नक्षत्र मंडल को सप्त ऋषि मंडल के नाम से भी जाना जाता है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपके सामने है पृथ्वी के चंद्रमा का केवल एक भाग ही दिखाई पड़ता है, यानी आप पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं तो सिर्फ एक भाग दिखाई देता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि चंद्रमा का दूसरा भाग केवल दिन के समय पृथ्वी की ओर होता है, या चंद्रमा का दूसरा भाग केवल अमावस्या को पृथ्वी की ओर होता है, ऐसा नहीं है। दूसरा है आपका चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में तथा अपने अक्ष पर घूमने में समान समय लगता है, इसीलिए ऐसा होता है। यानी चंद्रमा और पृथ्वी एक समान अपना घूर्णन करते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, तो ये अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ये इस तरफ को घूमती है, ठीक है ना। आपकी ये पृथ्वी है, ये आपका क्या है? पृथ्वी है। और ये आपका घूमता है कैसे? तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जैसे कि आपका इधर को पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे घूमता है, ठीक है ना। और यही रीज़न है कि आपका जो सूरज निकलता है वो पूरब में निकलता है, ठीक है ना। यही रीज़न है कि पूर्व में आपका सन निकलता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है जैसे जैसे हम
पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाओं का आकार होता है तो ये माइनस में जाता है, ठीक है ना। क्या होता है, घटता, एक मिनट, जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं, देशांतर रेखाएं, अच्छा देशांतर रेखाओं के बारे में बात हुई है, ना कि समय रेखा के बारे में, ठीक है ना। तो ये समान रहता है क्योंकि देशांतर जो रेखाएं हैं वो गोलार्ध पर एक समान है, ठीक है ना। ये जो रेखाएं होती हैं देशांतर की, ये जो खड़ी रेखा है ये पूर्व से पश्चिम तक ये समान है आकार में, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अच्छा, यहाँ पे दो देशांतरों के रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिन कहलाता है। पृथ्वी दिन कहलाता है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है। आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय पृथ्वी दिन कहलाता है, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दिन क्यों कहलाता है, अर्थ डे क्यों कहलाता है, क्योंकि 24 घंटे का समय होता है। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, तो ये आपकी किस पे पड़ती हैं, विषुव के दिन ये विषुवत रेखा पर सीधा पड़ती हैं, ठीक है ना। क्यों 21 मार्च और 23 सितंबर को विषुव की स्थिति होती है, इस कारण 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होता है। देखिए बात ये है कि ये आपका गोलार्ध है, ठीक है ना, ये हमारा गोलार्ध है। और बात करें यहाँ पे अगर, तो ये आपका बीचों बीच से 0 डिग्री रेखा गया है, यानी आपका विषुवत रेखा, और ये आपका गया है 23.5 डिग्री कर्क रेखा, और ये आपका गया है 23.5 डिग्री मकर रेखा, ठीक है ना। तो सूर्य आपका यहाँ पे मान लीजिए है, ठीक है ना, ये आपका सूर्य है और यहाँ से आपकी किरणें जा रही हैं, ठीक है ना, ये आपकी किरणें जा रही हैं। तो जो सूर्य है, सूर्य की जो किरणें हैं, एक टाइम आता है 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य क्या करता है, सीधी रेखा विषुवत पर सीधी रेखा पड़ता है सूर्य की, ठीक है ना, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। उसके बाद ये सूर्य की किरणें धीरे 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 क्या करती है, तिरछी होती जाती हैं, ठीक है ना, तिरछी होती जाती हैं, ठीक है ना। तभी ये अगर बात करें तो 21 मार्च और 23 सितंबर को ये जब सीधी रेखाएं पड़ती हैं, इसीलिए इसे विषुव कहते हैं, ठीक है ना। तो विषुव के दिन यही होता है कि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि ये परिक्रमा के द्वारा ऐसा होता है, ठीक है ना। जिस तरह पृथ्वी परिक्रमा करती है और उसी प्रकार ये क्या होता है, रेखाएं जो तिरछी जो सूरज की रेखाएं किरणें हैं वो आपकी तिरछी होती जाती है, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रयों एवं पतन है क्योंकि अटलांटिक सागर की तट रेखा अधिक दंतुरित है। तो जो तट रेखा है वो क्या है, जैसे मान लीजिए आपका महासागर है और ये आपका हो जाएगा ये ऐसे दंतु रहित तट रेखा है। तो ये रीज़न है यहाँ पे अनेक पोताश्रय और पतन है, ठीक है, इसका रीज़न यही है। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो ये है आपका एंडीज पर्वत, ठीक है ना, 7200 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ये पाए जाते हैं आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यह विषुवत रेखा के पास आपके है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं, तो ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं आर्द्र पवनें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, तो पृथ्वी का फेफड़ा ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को कहा जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी
बेसिन कौन सा है? तो ये अमेजन नदी बेसिन है, विश्व का सबसे बड़ा बेसिन, ठीक है ना। इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका की ब्राज़ील से में है, ठीक है। तो ये ब्राज़ील में पाया जाता है। यही रीज़न है कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। मलोका क्या है? मलोका एक प्रकार का घर होता है, ठीक है ना। तो कोलंबियन जनजाति द्वारा यह बनाया जाता है। मलोका घर कोलंबियन जनजाति की है और यह जनजाति उत्तर पूर्वी पेरू में निवास करती है, ठीक है ना। तो पेरू में निवास करती है। ये आपका कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी पेरू में, ठीक है ना, अमेरिका में। बात करें अगले क्वेश्चन की, संसाधनों का सतर्कता पूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीकरण के लिए समय देना कहलाता है। तो ये कहलाता है संसाधन संरक्षण, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है रक्षक मेखला की एक विधि क्या है? तो ये रक्षक मेखला मृदा संरक्षण है। रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। इस विधि में मृदा संरक्षित करने के लिए खेत में बॉर्डर एवं आड़ी तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, जिससे उनका बहाव नहीं होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक स्थल है, पुरास्थल है। तो ये पूरा पाषाणिक स्थल है, ठीक है ना। इसमें आपके भीमबेटका गुफा से शैल चित्रों के अवशेष मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? तो इंद्र, आपके अग्नि, इंद्र और सोम, ये विशेषकर प्रमुख थे, ठीक है। ऋग्वेद में 250 बार इंद्र का उल्लेख किया गया है, 200 बार अग्नि का उल्लेख है और 114 बार सोम का उल्लेख है, ठीक है। 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित किया गया है, यानी 9वें मंडल में सोम देवता के बारे में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं, तो उसे भारत यूरोप यानी भारोपीय परिवार कहते हैं। नेक्स्ट है, किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है? तो ये इनाम गांव, ठीक है। इनाम गांव में ऐसा होता है कि उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध द्वारा लालसाओं और इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? तो बुद्ध के द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को तृष्णा कहा गया है, ठीक है। लालसा व इच्छाओं की तृष्णा बुद्ध ने तृष्णा नाम दिया। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा है, यानी इच्छा है, लालसा है। जब तक हमारे अंदर इच्छा लालसा रहेगी तब तक हमें दुख होता रहेगा, और रियलिटी यही है, वास्तविकता यही है। जब हम किसी चीज़ की उम्मीद करते हैं, लालसा करते हैं, इच्छा करते हैं, तभी हमें दुख होता है जब वो नहीं मिलता है। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है, उत्पादों की ब्रॉडिंग करने से क्या होता है? तो बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों में इसे भिन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की अंतरात्मा, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 सितंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तावना पेश किया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे, प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की आत्मा कहा। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। जब किसी मामले में कोई भी निर्णय नहीं हो पाता तो प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो ये 2 सदस्य मनोनीत होते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 सदस्य जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं उन्हें मनोनीत करने का अधिकार है। और 12 जो सदस्य होते हैं, ये 12 सदस्य, अगर बात करें राज्यसभा में, तो राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करने का अधिकार है? तो ये 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ठीक है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय लेता है या देता है सबूतों के आधार पर ऐसा करता है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से किस पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है? तो ये जगन्नाथ पंथ पर आदिवासी प्रभाव परिलक्षित होता है। ठीक है, जगन्नाथ पंथ क्या है? आदिवासी प्रभाव सबसे ज़्यादा जगन्नाथ पंथ पर दिखाई देता है। इस पंथ के लोग शिव के अनुयायी होते हैं, यानी शिव के उपासक होते हैं, शिव की साधना करने वाले होते हैं। इनका पूजा विधि में तंत्र मंत्र बलि आदि शामिल है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास, और अब आपका एसएसटी का मैंने सारा करवा दिया है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। आई होप आज की क्लास और पिछली भी जितनी भी मैंने क्लासेस की करवाई हैं वो आपको अच्छी लगी होंगी। जिन्होंने अभी तक क्लासेस नहीं देखी हैं, अभी भी टाइम है आपके पास, कम से कम वो अगर आप देखेंगे तो 20-20, 30-30 मिनट की है, तो आप कम से कम 5 घंटे या 2 घंटे के अंदर भी, अगर मैं कहूँ तो मेरे हिसाब से तो 2.5 घंटे के अंदर ख़त्म कर सकते हैं, अगर स्पीड करके देखें तो। ठीक है ना, तो आप उसे देख सकते हैं, 3 से 4 घंटे में भी ख़त्म कर सकते हैं आपके हिसाब से, कितने भी घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो जिनको करना है जाके कर लीजिएगा। ठीक है ना, प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे सुमन चौहान BTC नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, सुमन चौहान BTC, ठीक है, स्पेस नहीं होगा। और टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए आप टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ठीक है ना, स्टडी बाई सुमन, स्पेस नहीं होगा। और यही फ़ोटो लगी है जो कि आप जो यूट्यूब में लगी हुई है। ठीक है ना, तो आप देखकर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है ना, और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, स्टडी बाई सुमन नाम से फेसबुक पर भी आपको मिल जाएगा। तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके उन तक ये क्लास पहुंचाइए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो लेकर आऊँ वो आपको पता चल जाए, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले क्लास में अगली वीडियो के साथ। और इस बार जो रणनीति रहेगी BPSC टीचिंग के लिए रहने वाली है। तो आप जानते हैं कि BPSC का पेपर सुनने में आया है कि अगस्त में आपका 24 अगस्त तक आपके जो एग्ज़ाम हैं BPSC के वो होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, जो भी चीज़ें हैं तो ये आपके अगस्त में स्टार्टिंग हो जाएंगे। तो अब आपके पास टाइम है उसकी तैयारी करने के लिए, तो अभी से तैयारी करनी होगी। और ये रणनीति आपके एग्ज़ाम के बाद, यानी आपके सीटेट के एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद इसकी क्लासेस हम NCERT की पूरी डिटेल के साथ हम क्लास करेंगे। ठीक है ना, तो NCERT पूरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो ये हमारी रणनीति रहने वाली है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।